डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली दो मेजर टॉपिक्स करेंगे। नंबर वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। और नंबर टू हम करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो फर्स्ट थोड़ा सा रिकॉल करें कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज सी वी इज इक्वल टू कर्ली ई बाई कर्ली टी एट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट इज़ दी, और इसको मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ मटीरियल पर केल्विन पर डिग्री पर मोल ऑफ दैट मटेरियल। कि अगर आपके पास एक मोल है मटेरियल का और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो उस वक्त वो जितनी हीट ऑब्जॉर्व करेगा वो इसकी क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, या इसको सिंपल हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू कर्ली ई बाई कर्ली टी। कर्ली ई इज टोटल हीट और टोटल एनर्जी, यू कैन से टोटल एनर्जी जितनी वो मटेरियल ने ऑब्जॉर्व की, ओवर टेम्परेचर टी, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, मीन एनर्जी ओवर टेम्परेचर। और क्योंकि पर यूनिट मोल है तो वो एन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सिंपल सी वी इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए हमें उस मटेरियल की टोटल एनर्जी पता हो, एनर्जी का एक्सप्रेशन कि वो उसकी एनर्जी टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड कर रही है, वो एक्सप्रेशन पता हो, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम उसका डेरिवेटिव ले लें, तो वो क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब सॉलिड मटेरियल में जब हम देखते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई टेम्परेचर पे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कि हाई टेम्परेचर मीन कि अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं उसमें स्पेसिफिक हीट भी चेंज होती जाती है। और वो किस तरह चेंज होती है वो इस ग्राफ में उसका आपको नज़र आ रहा है बिहेवियर, कि इसमें वाई एक्सिस पे हीट कैपेसिटी है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो ये हाई टेम्परेचर यू कैन से कि ये जो टेम्परेचर थीटा डी है विच इज़ डी बाई टेम्परेचर, इसको हम आगे देखेंगे। इससे जब आगे जाते हैं इस रीजन में देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हीट है वो कांस्टेंट है, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है इतना। और वो किसकी इक्वल है, एट इज इक्वल टू 3R, मीन एट हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 3R। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करेंगे तो ये वैल्यू 3R से कम होना शुरू हो जाएगी और ये डिक्रीज होके और एट 0 केल्विन स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो बेसिकली कर्व है ना, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट से हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं किसी सॉलिड मटेरियल की और डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं तो वो इस तरह बिहेव करेगी। क्लियर। अब इस कर्व को देखें तो इसमें 3 रीजन आते हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है कि ये वाला रीजन है, इस पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट दिस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ये रीजन हो गया। उसके बाद दूसरा रीजन है ये वाला, अगर इसको देखें तो इस रीजन में ये वाला, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, एक्सपोनेंशियली ये चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड रीजन जो है वो ये वाला है, ये लो टेम्परेचर रीजन, ये वाला ये रीजन, ठीक है, ये रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको लेट्स से मैं किसी और कलर में बना दूँ, इसको मैं इस कलर से, ये वाला रीजन जो है इसमें जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो वेरी करती है एज टी क्यूब, कि शुरू में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 0 केल्विन से टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज़ करेंगे तो स्पेसिफिक हीट क्यूब ऑफ द टेम्परेचर राइज करेगी।
इस शुरू में इस रीजन तक। उसके बाद जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो सम फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के साथ राइज करेगी, e⁻t 1/t। उसके बाद जब आगे जाएं हाई टेम्परेचर पे तो उसमें फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन आ रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ जो उसकी वेरिएशन है उसके 3 रीजन हैं। जो क्लासिकल मॉडल था, ठीक है, जो उसको पुराना मॉडल था जो उसको एक्सप्लेन करता था, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर के लिए इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो कर्व आपको कर्व नज़र आ रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। इसको हम थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कौन थ्योरी से इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकें कि हमारी थ्योरी से अगर हम थ्योरी से निकालें तो उसके भी ये रिज़ल्ट आने चाहिए। उसके लिए जो 3 मॉडल हैं जो इस कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला मॉडल है विच इज़ कॉल्ड क्लासिकल मॉडल और ड्यूलॉन्ग-पेटी मॉडल और ड्यूलॉन्ग-पेटी लॉ, वो सिर्फ इस रीजन को एक्सप्लेन करता है, हाई टेम्परेचर रीजन को। ड्यूलॉन्ग-पेटी लॉ के मुताबिक जो CV है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए 3R के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लो रीजन को ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसको फिर आइंस्टाइन मॉडल इसके बाद है। आइंस्टाइन मॉडल जो है वो इस रीजन को एक्सप्लेन करता है, लो टेम्परेचर को, लेकिन वो बहुत लो टेम्परेचर रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मॉडल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लो टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो जो कि एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो ब्लैक कलर में लिखा है। तो ये जो रीजन है ब्लैक वाला, ठीक है, ये पूरा ये ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है, ये इसको कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है? आइंस्टाइन मॉडल। आइंस्टाइन मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है फ्रॉम दिस पॉइंट टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, मीन इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक और इससे आगे भी। ठीक है, आइंस्टाइन मॉडल जो है वो हाई टेम्परेचर और ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन कि अगर आइंस्टाइन मॉडल से आप प्लॉट करें इस कर्व को तो वो इसी के ऊपर फिट आ जाएगा। लेकिन ये वेरी लो टेम्परेचर पे आइंस्टाइन मॉडल वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके लिए कौन सा मॉडल है? डीबेई मॉडल। डीबेई मॉडल जो है उस पूरी कर्व को एक्सप्लेन करता है कि उस अगर उसके आप डीबेई मॉडल में पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हम एक्सप्रेशन निकालें, जो कि अभी हम निकालेंगे, और उस पे हम लिमिट लगाएं हाई टेम्परेचर एंड देन लो टेम्परेचर, तो वो तीनों रीजन्स को वो एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए जो फाइनल मॉडल है जो उसको एक्सप्लेन करता है वो कौन सा? डीबेई मॉडल, जो उस पूरी कर्व को एक्सप्लेन करता है। तो अब इसको हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे थे ड्यूलिंग-पेटी मॉडल। अकॉर्डिंग टू ड्यूलिंग-पेटी मॉडल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV इज इक्वल टू कर्ली E बाई कर्ली T। उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एनर्जी को तो हमारे पास इसमें एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी E इज इक्वल टू, जो हम एनर्जी लेते हैं ना, इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KT। ठीक है, और वे K इज इक्वल टू 3R 3RT। E एनर्जी E इज इक्वल टू दिस 3RT, और E इज इक्वल टू, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें कर्ली E बाई कर्ली T तो वो क्या बन जाएगा? 3R। ठीक है, मैंने इसी में मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एनर्जी क्या पुट कर लें? 3RT। ये एनर्जी ये यहाँ पुट करें, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो CV इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिकल मॉडल है जिसको ड्यूलिंग-पेटी लॉ भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी किसकी इक्वल है? 3R या 3 E इज इक्वल टू KT। जो हम क्लासिकल एनर्जी लेते हैं ना, E इज इक्वल टू KT और K इज इक्वल टू 3R, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाती है 3R। तो इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट बनती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R विच इज़ कांस्टेंट। इनके ये देखें ना, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई टेम्परेचर का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो वो फिर ये रिज़ल्ट आना चाहिए इसी के ऊपर। अगर मैं इस प्लॉट करूँ, सिर्फ इस मॉडल को प्लॉट करूँ तो वो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बना दूँ, इस जगह पर ये 3R, ये ग्रीन लाइन, ये
इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट इस तरह वेरी करनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली तो ये रेड लाइन है जो हमें नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये जो मॉडल है ये तकरीबन यहाँ तक तो इसको फॉलो कर रहा है, इस रीजन तक, तकरीबन से यहाँ तक, इस रीजन तक देखें दोनों ये कर्व मैच कर रही हैं। इट मीन्स कि जो ड्यूलिंग पटिला है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, ये हाई टेम्परेचर रीजन है ये वाला, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाई लो टेम्परेचर के ऊपर नहीं करता। हाई टेम्परेचर की ये लिमिट है, ये टेम्परेचर जो 3R जहाँ तक फॉलो करता है ये अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर या स्लाइटली ज़्यादा है। तो रूम टेम्परेचर और उससे अबव तो ये एक्सप्लेन करता है लॉ, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे आप जाएँ टूवर्ड 0 केल्विन तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर? तो पहले हमने इसका ड्रॉबैक देख लिया क्लासिकल थ्योरी का, कि क्लासिकल थ्योरी हमारे इस स्पेसिफिक हीट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ कहाँ तक कर सकती है, हाई टेम्परेचर तक। क्लियर? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर सेकंड मॉडल है आइंस्टाइन मॉडल। उसके अब हम देखते हैं कि उसमें क्या बेसिक अजम्पशंस हैं और उसका क्या हीट स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन बनता है। ड्यूलिंग पटिला में एक्सप्रेशन क्या था, CV अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R। सो हम देखते हैं आइंस्टाइन मॉडल का। आइंस्टाइन मॉडल की जो बेसिक अजम्पशन थी जिस पे ये मॉडल डिज़ाइन हुआ है, उसमें ये थी कि इन दिस मॉडल एटम्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स। मतलब इसकी पहली अजम्पशन क्या थी कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं, कि सॉलिड के अंदर एटम्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बाकी एटम्स का इफेक्ट नहीं है। दूसरा एजम्पशन ये थी हैविंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी म्यू, कि इनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एंड अलाउड एनर्जी स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर मीन कि जो एटम ऑसिलेट कर रहा है आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू। ठीक है, तीसरी ये पॉसिबिलिटी आ गई कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं, एटम्स की एनर्जी स्टेट्स हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स, वो क्या होंगी, वो h न्यू का मल्टीपल होंगी। मीन कि जो एटम इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे एटम वाइब्रेट कर रहा है ऐसे अपनी मीन पोजिशन के बहुत, चाहे x y z किसी डायरेक्शन में, तो उसकी जो पॉसिबल एनर्जीज क्या हो सकती हैं, वो कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती। वो एनर्जी क्या है, एक सर्टन एनर्जी का मल्टीपल है मिनिमम एनर्जी का, और वो मिनिमम एनर्जी क्या है, h न्यू, जिसका फोटोन का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। तो मैं मीन के जो भी एनर्जी होगी वो h न्यू का मल्टीपल होगी। तो अब एटम्स की तो डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो आगे फ्रीक्वेंसी पे इस तरह डिपेंड करिए कि वो उस फ्रीक्वेंसी से जो के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का मल्टीपल है। तो सो वी कैन राइट जो आइसोलेटेड ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू एन एच कैट ओमेगा, वेयर एच कैट ओमेगा इज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर, या मिनिमम एनर्जी उसको करें वन फोटॉन। सो En इज इक्वल टू एन एच कैट ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब बेसिकली हम देखते हैं कि जब एटम्स हैं वो ऑसिलेटर तो नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो एक्सचेंज करते हैं दूसरे एटम से, वो थर्मल एनर्जी ले भी सकते हैं और वो उनको दे भी सकते हैं, कि जो एटम ऑसिलेट कर रहा है कोई भी एटम, वो बाकी एटम से वो एनर्जी ले सकता है, ठीक है, या वो एनर्जी लूज़ कर सकता है। तो उस एटम की जो अपनी एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी कि थर्मल एनर्जी कितनी है, और वो उस एटम की एनर्जी थर्मल एनर्जी पे किस तरह डिपेंड करती है। उसके लिए हम ये एक टर्म लेते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, E ओवर KT माइनस के साथ। ये इसको आप डिटेल से आगे स्टैटिक्स मैकेनिक्स में आगे देखेंगे। ये मुझे बताता है कि कोई भी अगर चाहे एटम है या कोई भी पार्टिकल है, उसकी एनर्जी किसी भी टेम्परेचर T पे उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। ये फैक्टर हमें ये बताता है कि ये मतलब उसकी एनर्जी हम देखना चाहते हैं कि अगर उसकी एनर्जी E होनी चाहिए और टेम्परेचर कितने हैं KT, तो ये हमें बताएगा कि इस पे उसकी होने की कितनी चांसेस हैं, ये एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या चांसेस कितनी है। तो अगर इसकी एनर्जी E1 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 ओवर KT। अगर एटम की एनर्जी E2 है तो उसकी इस पर एनर्जी होने की क्या चांसेस हो जाएंगे, E2 ओवर KT एंड सो ऑन, वेयर T इज टेम्परेचर एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये एक्सप्रेशन बोल्ट्जमैन फैक्टर हमें ये बताएगा कि एट ए गिवन टेम्परेचर टी कोई एटम है उसकी एनर्जी ई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये इस फैक्टर से पता चलेगा। सो यहाँ से हम इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑसिलेटर की मीन एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी तो पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ना सॉलिड में, तो उनकी डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। तो उनकी मीन एनर्जी क्या बनेगी? मीन एनर्जी हम इस तरह निकालते हैं कि कोई भी वैल्यू का मीन या एवरेज इस तरह निकालते हैं कि टोटल वो वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वो जितने वो हैं वो उसकी स्टेट्स। तो जिसे हम नॉर्मल एवरेज का कंसेप्ट लेते हैं उसको यूज़ करते हुए हम इसमें सिर्फ एडिशन ये करेंगे कि अगर मेरे पास सपोज कर लें एक एटम है, उसकी एनर्जी है E1, अब इसमें और दूसरा एटम है उसकी एनर्जी है E2, तो E1 और E2 ये इक्वली लाइकली नहीं है। हो सकता है कि E1 के चांस ज़्यादा हों, E2 के कम हो, E3 के ज़्यादा हों एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो E1 एनर्जी, ठीक है, इंटू ई रेज़ पावर उसकी E1 होने के चांसेस, वो क्या हो जाएगा E1/kT। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कोई एटम है उसकी E1 होने एनर्जी, उसकी E1 एनर्जी, E1 यहाँ से आ जाएगा EH कट ओमेगा, ये एनर्जी इंटू ई रेज़ पावर E1/kT, ये दूसरा फैक्टर है, ये बताता है कि उसकी इस एनर्जी पे होने की क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, प्लस फिर उसी एटम E2 पे हो एनर्जी और उसके फिर E2 पे एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी E2/kT एंड प्लस सो ऑन। टोटल हमारे पास कितने एटम्स हैं? अगर n एटम्स हैं तो ये इसके जो कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं n है, तो En एनर्जी और इन टी पावर माइनस En/kT। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास कि कोई एटम है उनकी सम ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इसमें देखिए अगर ये एनर्जी सिंपल होती है ना, सबकी एक जैसी होने की एनर्जी के चांसेस एक जैसे होते, तो हम सिंपल लिखते E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन En ओवर टोटल जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं। लेकिन इसमें हर एनर्जी जो है वो स्टेट है वो आगे टेम्परेचर के साथ उसका होने के चांस डिफरेंट रहता है, उसको उस फिर हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उस फैक्टर पे वो एनर्जी कितनी % हो सकती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो टोटल आ गया हमारे पास एनर्जीज की, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एनर्जीज, तो वो क्या हो जाएगा ई रेज़ पावर माइनस E1/kT। मतलब ये सारी स्टेट्स आ जाएंगी कि E1 पे प्लस ई रेज़ पावर माइनस E2 की ओवर kT प्लस सो ऑन ई रेज़ पावर En/kT। अब इसी को हम समेशन की फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास इसके लिए क्या आई थी? मीन एनर्जी आ गई थी किसी एक, मतलब कोई भी एक एटम है उसकी मीन एनर्जी ये बनेगी, तो एटम ऑसिलेट कर रहा है उसकी मीन एनर्जी ये बनेगी, ये हमारे पास इसी को समेशन फॉर्म में लिख लें तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है E = समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ई रेज़ पावर n, ये इसको इन जनरल En कह दीजिए, ई रेज़ पावर n ई रेज़ पावर माइनस En/kT होल डिवाइडेड बाई n वेरी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, जितनी भी एनर्जी स्टेट इन्फाइनाइट, ई रेज़ पावर माइनस En/kT। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मीन एनर्जी आ गई। ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरली हम यूज़ करते हैं सिर्फ थर्मल एनर्जी के लिए या इसके लिए नहीं, ये जनरल होता है कि मीन एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, वो आइटम्स के लिए जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे केस में ये En किसकी इक्वल था? En था NH कट ओमेगा, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ NH कट ओमेगा, इसमें उसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है मीन एनर्जी E = H कट ओमेगा ओवर ई रेज़ पावर H कट ओमेगा ओवर kT - 1। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल चीज़ें यूज़ हुई जो आपने पहले यूज़ की हुई हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं जो आप आगे करेंगे, उनको हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे, उनकी डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि जो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या हो सकती है? En NH कट ओमेगा ओवर kT। और दूसरा यह था कि जो भी एनर्जी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करेगी वो ये फैक्टर बताते हैं हमारे पास
इसको यूज़ करते हुए हमने मीन एनर्जी निकाली और फिर उसमें हमने मीन एनर्जी को NH का वैल्यू EN ये सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारे पास जो लेटेस्ट वाइब्रेशन के केस में मीन एनर्जी आ जाएगी वो इज इक्वल टू H का ओमेगा ओवर H का ओमेगा ओवर KT -1। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इन जनरल एक एटम की मीन एनर्जी ये E बार। ठीक है, मीन एनर्जी ऑफ ए सिंगल एटम, एवरेज एनर्जी है ना, मीन है तो वो ऑन दी एवरेज एक सिंगल एटम की ये होगी। अब यहाँ से हमने टोटल एनर्जी निकालनी है कि अगर एक एटम की एवरेज ये है तो सॉलिड में जितने भी एटम्स हैं जो हमने मटेरियल सैंपल लिया हुआ है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर एक एटम की एनर्जी E है, एवरेज E बार है, तो टोटल कितने उसमें एटम्स हैं जो ऑसिलेशंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल कितने किस तरह आएगा हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, मीन के स्पेसिफिक एनर्जी पर ऑफ 1 मोल ऑफ मटेरियल। तो जब 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, Na, नंबर ऑफ एटम्स Na, एवोगाड्रोस नंबर, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर जितने एटम्स होंगे। अब जो हर एटम है, अगर सपोज कर लें ये एटम है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, इनकी ये अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह ऑसिलेट कर सकता है ऐसे, और इसकी ऑसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस भी होगी। इनको पोलराइजेशन का नाम देते हैं, ये एक्स, ठीक है, ये वाई, ये आपस में परपेंडिकुलर है एक्स वाई, और इसकी ऑसिलेशन अलोंग जी एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल एटम्स कितने हैं उसमें Na, और हर एक जो है वो एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन में वो एज ए ऑसिलेटर वो एक्ट कर रहा है। तो उसकी फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स सॉरी क्या हो जाएंगे, 3Na। ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, ये यू कैन से कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, कि एक एटम इधर भी ऑसिलेट कर रहा है, इधर भी ऑसिलेट कर रहा है, इधर भी, तीनों डायमेंशन में। तो नेट ये इसके नंबर ऑफ ऑसिलेटर का जो इसके ऑसिलेशन है वो तीनों डायमेंशन में है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Na। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो हो जाएंगे वो बन जाएंगे 3Na। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स 3Na। याद रखना है इसमें Na नंबर ऑफ एटम्स हैं, और वो तीनों डायमेंशन में चूँकि ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी जो ऑसिलेटर्स बनेंगे वो 3Na हो जाएंगे। क्लियर, और किसी भी एक डायरेक्शन में उसकी ऑसिलेशन की एवरेज एनर्जी कितनी है, E मीन, इसका मतलब है कि इसकी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू 3Na टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ एवरेज मीन एनर्जी ऑफ 1 ऑसिलेटर। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी E। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, कि हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है, उसके लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिए। ये जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, उसके लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिए। तो E आ गया हमारे पास 3N इंटू मीन एनर्जी। अब मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन ये वाला है जो हमने निकाला, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, जो 3Na है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वी गेट 3Na, और E की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो H का ओमेगा ओवर E रेज़ पावर H का ओमेगा और KT -1, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ड्यू टू ऑसिलेशंस। अब इस एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करना है हमने स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए, और डिफरेंशिएशन के लिए हम जैसे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें। इसके लिए क्या करेंगे कि ये एक्सप्रेशन ऊपर ले जाएं, E रेज़ पावर H का ओमेगा ओवर KT -1, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, ये H का ओमेगा अपनी जगह रहेगा, ये वाला अपनी जगह रहेगा, इसको ऊपर ले जाएं होल पावर -1। ठीक है, बाकी 3Na ये सब कुछ अपनी जगह देगा। इसको मैं ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, जस्ट ये किया कि इसको ऊपर ले गए ना, ये होल पावर। अब इसको आगे डिफरेंशिएट करने हैं, वो सिंपल जो आपने डिफरेंशिएशन की हुई है, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे टाइम टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये -1 इधर आ जाएगा, पहले पावर रूल, और ये -1 -2 पावर हो जाएगी। ठीक है, और फिर आगे बेस का डेरिवेटिव आगे लेंगे, उसमें ये E रेज़ पावर H का ओमेगा एज इट इज़, और फिर इसका डेरिवेटिव आगे H का ओमेगा और K आ जाएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें चूँकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो पहले -1 -1 -2, तो नीचे आके +2 होल स्क्वायर हो जाएगा,
और बाकी ये एज इट इज़ आ गया। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये अब इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद। अब इसमें करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है एच कट ओमेगा ओवर के, ठीक है, ये कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है ना, एच कट ओमेगा, ओमेगा इसमें ओमेगा ई ले लेंगे ओवर के, ठीक है, इसको हम नाम दे दें थीटा ई, थीटा ई, और ये बन जाएगा थीटा ई ओवर टी होल स्केयर, इस पावर थीटा ई ओवर टी ओवर -1। सो आइंस्टाइन टेम्परेचर यहाँ पर क्या हमारे पास इसमें, सॉरी, थीटा ई इज आइंस्टाइन टेम्परेचर, एच कट ओमेगा और के। आइंस्टाइन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिसमें ये डिफाइन करता है कि ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इसी ऊपर को हाई टेम्परेचर कहेंगे और इसी ऊपर को लो टेम्परेचर। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आई हैं, ये हैं बेसिकली आइंस्टाइन मॉडल, जिसको ये एक्सप्लेन, जिसका हमारे पास ये बताता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह वैरी करती है, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम प्लॉट करते हैं आगे, और इसके फिर 3 रीजन में अभी हम देखते हैं कि इस पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस तरह वैरी करती है, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत लो टेम्परेचर पे ये फेल हो जाता है मॉडल, और जबकि इंटरमीडिएट और हाई टेम्परेचर पे ये वैलिड है। इंटरमीडिएट पे तो नॉर्मल आप टेम्परेचर रेंज पुट करते जाएँ तो हमारे पास ये वो प्लॉट आ जाएगा, यही वाला, कि इस रेंज तक ये इसको फॉलो करते हैं। इनकी जो आइंस्टाइन मॉडल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंटल को रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं करता, ठीक है, इस रीजन से नीचे नहीं करता ये। तो अब इसको हम पहले लिमिट लगा के चेक कर लेते हैं। इसी में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई होगा तो ये ई और ये वैल्यू थीटा ई ओवर टी ये स्मॉल हो जाएगी, और इसको हम ई रेज़ पावर एक्स की सीरीज से एक्सपेंड करें। ई रेज़ पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स के ओवर 2 प्लस 1 एक्स के ओवर 3 और 3 फैक्टोरियल सो ऑन, इस चीज़ को एक्सपेंड करें। तो इसमें जब अगर एक्स बहुत स्मॉल हो जाए तो हम हाई पावर को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी ये करें कि टेम्परेचर बहुत हाई है, ई रेज़ पावर थीटा ई ओवर टी ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो इसकी जो हायर पावर है ऊपर नीचे वो निगलेक्ट होती जाएंगी। उसको आप फिर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सॉरी जो इसका जो एक्सप्रेशन बनता है सी वी का, वो इक्वल आ जाता है सी वी इज इक्वल टू 3R, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3R के, उस पर ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट हो जाती है। मीन कि इसी मॉडल को अगर आप हाई टेम्परेचर लिमिट लगाएं और उसको आगे ये सीरीज से एक्सपेंड करें और हायर पावर को निगलेक्ट कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसलिए आपने घर पे ट्राई करने हैं, ये मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे आप डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे तो ये मॉडल इसको क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाई टेम्परेचर पे सी वी जो कांस्टेंट होनी चाहिए और वो 3R की इक्वल होनी चाहिए। अब इसको लो टेम्परेचर पे देखते हैं। लो टेम्परेचर में जब होगा टेम्परेचर इज स्मॉल दैन टी इज़ वेरी लेस देन थीटा ई। उस केस में जो इस इक्वेशन में हमारे पास जो आइंस्टाइन मॉडल की इक्वेशन है, इसमें टेम्परेचर जब बहुत कम होगा तो मीन के अगर टी अप्रोचेस टू 0 है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा ई ओवर 0 ये इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी जब टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत स्मॉल है, टेम्परेचर बहुत स्मॉल है, तो ये ई रेज़ पावर थीटा ई इतना, थीटा ई जब ये नीचे बहुत वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो ये ऊपर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, मीन के ये आप आलमोस्ट ई रेज़ पावर इन्फिनिटी, आलमोस्ट अप्रोचेस टू ई रेज़ पावर इन्फिनिटी, मीन के सो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, जो पावर है ना ये पावर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में ये ई की वैल्यू है जो बहुत स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है
एक्स की वैल्यू इधर चेंज करें और ई रेज़ पावर एक्स, इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये कैसे जाता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, तो इट शुड बी लाइक दिस कि एक्स बढ़ने से ये ई की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये ई रेज़ पावर थीटा ई वैल्यू ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, पावर बढ़ जाएगी ना, तो ये ई की पावर एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वन की कंपेरेटिवली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम वन को यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या रह जाएगा ई रेज़ पावर थीटा ई ओवर टी होल स्क्वायर, सिर्फ ये रह जाएगा। तो वो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा ई रेज़ पावर थीटा ई ओवर टी होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा एक फैक्टर, हमारे पास रह जाएगा ई रेज़ पावर माइनस थीटा ई ओवर टी। तो ये देखें कि जब हमने लो टेम्परेचर लगाई तो ये हीट कैपेसिटी ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। और इसको जब हम प्लॉट करेंगे लो टेम्परेचर पे तो ये यहाँ तक तो फिट आएगी, है यहाँ से लेके यहाँ तक लो टेम्परेचर पे यहाँ तक तो फिट आ जाएगी। लेकिन ये देखें कि ये बता रही है कि ये थ्रू आउट ये एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। और तो अब जो इसमें देखें कि लो टेम्परेचर पर जब हम देखते हैं तो ये जो स्पेसिफिक हीट है वो थ्रू आउट फ्रॉम ज़ीरो टू एट दिस रेंज ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जबकि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि यहाँ पर ये टी क्यूब है। तो यहाँ पर ये लो टेम्परेचर के ऊपर जाके ये मॉडल इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। और इसमें हाँ एक एडवांटेज ये है कि इसमें जब आप टी ज़ीरो पुट करें 0 केल्विन तो सी भी जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है, वो इसको आ रही है कि जब ये 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ पावर थीटा ई ओवर 0, जो कि ई रेज़ पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। माइनस इन्फाइनाइट मीन कि अगर आपके पास ये एक्स है और ई रेज़ पावर माइनस एक्स है, जब इसको आप ये प्लॉट करेंगे तो इसको लगे ऐसे ये जाना चाहिए, इसको एक्स इन्फाइनाइट होगा तब ये 0 होगी, तो जब टी 0 होगा तो ये इन्फाइनाइट होगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ई रेज़ पावर माइनस इन्फाइनाइट 0, और ये सी वी क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0, मीन कि 0 केल्विन पे स्पेसिफिक हीट, जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करता है तो स्पेसिफिक हीट भी इस मॉडल के अकॉर्डिंग 0 को अप्रोच करनी चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंट में भी ये कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट चलिए इसमें ये इस मॉडल ने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि टी 0 पे सी वी 0 होनी चाहिए। लेकिन जो जिस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सका वो टी क्यूब बिहेवियर है, वो आइंस्टाइन मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर हम समराइज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास आइंस्टाइन मॉडल है वो इसके बड़े रिमार्केबल सक्सेस थी इसमें, क्योंकि इनमें जो पूरा ये रीजन इसने एक्सप्लेन कर दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और इसमें थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल जो हाइपोथेसिस है उसको भी यहाँ पर यूज़ किया गया, और लेकिन ये मॉडल जो है वो इनकरेक्ट कहाँ हुआ लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये इनकरेक्ट हो गया। इसको फिर आगे डिबेई ने जो है वो उसको करेक्ट किया, जो उसका फर्दर मॉडल है वो डिबेई मॉडल है, ठीक है। डिबेई मॉडल ने ये किया कि इसमें जो आइंस्टाइन की कुछ एजम्पशंस थी उसने कहा कि ये वो एजम्पशन इस तरह नहीं हो सकती, उसने नई एजम्पशन लेके उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके उसने अपना मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।